हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। लास्ट क्लास में हमने कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कस किया था कि कार्नोट साइकिल क्या होती है, कितनी प्रोसेस होती है कार्नोट साइकिल में, और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हमने डिराइव की थी। कार्नोट साइकिल इम्पॉसिबल साइकिल क्यों है, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में। देखिए, क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होती है, समझने के लिए हम कार्नोट साइकिल बनाते हैं। देखिए, कार्नोट साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है। कार्नोट साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ओके, ये बातें आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपांशन, 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपांशन, 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड 4 to 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, टोटल हमारे पास कितनी प्रोसेस है? 4 प्रोसेस। और बेसिक कितनी प्रोसेस है? 2। वो 2 प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरी प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर? हमने क्या किया कि दो इंजन को सीरीज में अरेंज कर दिया। दो इंजन हमने लिए। फर्स्ट इंजन T1 टेम्परेचर, इंजन 1, एंड देन टेम्परेचर T2। ये सोर्स है। Q1 हीट ली, Q2 हीट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, या आपको वर्क आउटपुट मिल गया। जितनी हीट रिजेक्ट करी उसका यूज वापस एक इंजन में कर लिया E2, और ये हीट रिजेक्ट हो गई T3 में। ये इंटरमीडिएट सोर्स है, इंटरमीडिएट रिजर्वायर या सोर्स। इसने क्या किया? Q2 हीट ली और Q3 हीट क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी, और आपको क्या मिल गया? वर्क आउटपुट मिल गया। दो इंजन को हमने क्या किया? सीरीज में अरेंज किया। 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन, आपको ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। ये डायग्राम कौन सा होता है? पीवी डायग्राम। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाकर बताया था मैंने। यहां पर एक इंजन बनाया जाता है, ये इंजन है, ये पिस्टन अभी इस पोजीशन पे है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पिस्टन यहां तक आया, एक्सपांशन हो रहा है। जो गैसेस यहां पर है उसका क्या हो रहा है? एक्सपांशन। एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको ये मालूम है कि जब एक्सपांशन होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर ड्रॉप होगा, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या किया? हीट सोर्स को इसके साइड में लेकर आ गए, जिससे कि टेम्परेचर वापस से क्या हो गया? सेम हो गया, या धीरे धीरे करके हमने ट्रांसफर किया। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं। देखिए, फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि पॉइंट 1 से पिस्टन मूव होना स्टार्ट हुआ। पॉइंट 2, पॉइंट 1 से जब पिस्टन मूव होगा, गैसेस में एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 डायरेक्ट अगर हम पहुंच गए तो पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, लेकिन इन बिटवीन दी प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। इसलिए जितनी भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं, आपको मैं बार बार बता चुका हूं, वो सब की सब रिवर्सिबल मानी जाती है, और वो सारी प्रोसेस हम स्लो मैनर में करते हैं। पिस्टन इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ा, हल्का सा जस्ट आगे आया, जस्ट नीचे आया, वर्टिकल सिलेंडर है तो थोड़ा सा मूव हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट सप्लाई कर दी। फिर आगे की तरफ मूव हुआ, फिर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फिर हमने हीट सप्लाई कर दी। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस को बहुत ही स्लो मैनर में कर रहे हैं। ओके, इसलिए ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है, या फिर हम इस तरह की प्रोसेस को क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल एक्सपांशन, यहां पर हमने हीट सप्लाई कर दी। इस हीट सप्लाई को, इस इंजन को हमने क्या बोल दिया? Q1। हीट सप्लाई को हमने क्या बोल दिया? Q1। और यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या बना हुआ है? T1 कांस्टेंट। ओके, एक्सपांशन हुआ, कुछ वर्क आपको मिल रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ, एंड देन एक्सपांशन 2 2 to 3। ये एक्सपांशन एडियाबैटिक एक्सपांशन है। एडियाबैटिक का मतलब क्या बताया था? कि हीट ट्रांसफर क्या मान लेना? जीरो। ओके, इंसुलेट कर दिया, किसी भी तरह से हीट बाहर की तरफ नहीं जा रही और ना ही अंदर की तरफ आ रही है, तो डेफिनेटली प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सपांशन हो रहा है,
तो इंटरनल एनर्जी से ही आपको वर्क मिलेगा। तो 0.223 एडियाबैटिक एक्सपांशन है। क्या है ये? एडियाबैटिक एक्सपांशन है। और ये कौन सा एक्सपांशन है? आइसोथर्मल एक्सपांशन है। इसके बाद 324 कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन प्रोसेस है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, 324 में 0.4 तक पिस्टन की आगे की तरफ वापस आ रहा है, पिस्टन मूव हुआ 324, ये 0.1 है, ये 0.2 और ये 0.3 और ये 0.4। 324 पिस्टन कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। जब कंप्रेस करेंगे, गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें यहां पर कोल्ड सोर्स लाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कोल्ड सोर्स। कोल्ड सोर्स क्या करेगा? जो एक्सेस हीट है उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, तो टेम्परेचर वापस से कांस्टेंट हो जाएगा। तो 324 आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। एंड देन 4-1 यहां पर हीट क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। ओके, यहां पर हीट रिजेक्ट हो रही है। 4-1 इज कांस्टेंट, सॉरी, एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4-1 में एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है लेकिन हीट बाहर की तरफ नहीं जा रही है। अब देखिए 0.1 से 2 टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, और 0.324 यहां पर भी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट बना हुआ है। यहां पर टेम्परेचर T2 है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हीट क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। वो हीट कितनी रिजेक्ट हो रही है? Q2। जितनी हीट सेकंड फर्स्ट साइकिल में रिजेक्ट हो रही है, वो दूसरे के लिए, दूसरे इंजन के लिए इनपुट बन गई। तो यहां पर फिर से एक और सिस्टम बना ले, ये आपका सिस्टम, ठीक है। 3-4 यहां पर आप लिख दीजिए इसको 5 और ये क्या? 6। जितनी हीट यहां पर रिजेक्ट हुई है वो उसके लिए, दूसरे वाले सिस्टम के लिए हीट इनपुट बन गया है। वापस से सेम वही प्रोसेस, एक्सपांशन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। दो इंजन को हमने साथ में जोड़ दिया। अब क्लॉसियस इनइक्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंजन के लिए अगर हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें, फर्स्ट इंजन के लिए, इंजन नंबर 1 के लिए, तो आइसोथर्मल कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास आया था 1 - T2/T1। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 - Q2/Q1। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये आया कहां से फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आया कहां से? एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कहां से आया। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट को आप क्या लिखते हैं? आउटपुट को लिखते हैं वर्क डन। और वर्क कितना मिला? मान के चलिए 1000 किलो जूल हीट सप्लाई हुई और 500 आपको वर्क मिल गया, तो 500 रिजेक्ट हो गया। तो 1000 - 500 इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो आउटपुट क्या होता है? हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो Q1 को आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - Q2/Q1, जो कि किसके बराबर होता है? 1 - T2/T1 के। और ये 1 - T2/T1 क्या है? कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले कार्नोट साइकिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, कार्नोट साइकिल के लिए अगर आप किसी दूसरी साइकिल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, क्यू के फॉर्मूले आप आग बंद करके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर का फॉर्मूला एफिशिएंसी का तभी अप्लाई करेंगे जब वो कार्नोट एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा होगा। तो इंजन नंबर 1 के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 1 - T2/T1 इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आई हमारे पास। ओके, नेक्स्ट दूसरे साइकिल के लिए बात करते हैं, दूसरे इंजन की बात करते हैं 2 के लिए। तो यह जगह 1 - इसमें लोअर टेम्परेचर क्या है? T3। 1 - T3/T2 इज इक्वल टू 1 - Q3/Q2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? Q3/T3 इज इक्वल टू Q2/T2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 एंड Q2/T2 इज इक्वल टू Q3/T3। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 इज इक्वल टू Q3/T3। ओके, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रही है, तो एक क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वो क्वांटिटी क्या है? Q/T का रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 इज इक्वल टू Q3/T3।
अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कांस्टेंट बनी हुई है किसी भी स्टेट पे, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, तो आपको मैंने बताया था वो प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होती है। आपने पाथ को बदल दिया, आप पाथ को बदल दिया पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे, या पॉइंट 1 और 2 पे, जो स्टेट है उस स्टेट पर सारी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। Q1 बाई T1, Q2 बाई T2 और Q3 बाई T3 क्या है? सेम है। लेकिन पाथ अगर अलग अलग है तो भी अगर ये सेम है तो ये क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी क्या है? पॉइंट फंक्शन है। ओके, तो पॉइंट फंक्शन है। इस प्रॉपर्टी का नया नामकरण कर देंगे कि आज से हम इसको बोलेंगे एंट्रोपी। Q बाई T को हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है। एंट्रोपी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है तो हम बात करेंगे आगे चल के, आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है? रैंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। और डिटेल में हम बात करेंगे। पहले हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी डिराइव कर लेते हैं। तो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई T3। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी एक प्रोसेस के लिए कंसीडर करें, किसी भी एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए, मान लें कि इस साइकिल के लिए अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इससे अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए या इस पर्टिकुलर इंजन के लिए हम लिख सकते हैं Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। ये लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंजन के लिए। अब इस इंजन में देखिए Q1 जो है, हीट क्या हो रही है? सप्लाई। और सप्लाई जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और जब हीट रिजेक्ट हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगा दिया? क्योंकि हीट क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है। माइनस Q2 को अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे, दूसरे साइड पे लेकर आएंगे, तो यहां पर सिस्टम क्या बन जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम एक साइकिल में Q1 बाई T का समीशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0। तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय T इज इक्वल्स टू 0। ओके, यही है क्लॉसियस स्टेटमेंट। अभी हम इनइक्वालिटी पर आएंगे। अगर रिवर्सिबल साइकिल है और रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। Q1 बाई T1 करिए, न्यूमेरिकल भी अगर आपको आ गया और अगर आपके पास Q1, Q2, T1, T2 की वैल्यू है और अगर आप उसको डिवाइड करके समीशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। उससे आप ये समझ जाएंगे कि वो साइकिल क्या है? रिवर्सिबल साइकिल है या रिवर्सिबल प्रोसेस पे फॉलो हो रही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि देखिए आपको मैं एक इंजन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कि रिवर्सिबल इंजन है कि नहीं, या इरिवर्सिबल इंजन है कि नहीं है। ओके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर प्रोसेस पलट दूं तो वापस वही सेम पाथ को फॉलो करें, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, इरिवर्सिबल क्या है? अगर प्रोसेस को पलटने पर वो सेम पाथ को फॉलो करके वापस नहीं जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, और वो साइकिल क्या कहलाएगी? इरिवर्सिबल साइकिल कहलाएगी। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई T क्या रहेगा? हमेशा 0। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई T इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0। ये हमने प्रूफ कर दिया है। लेकिन ये किसके लिए होता है? ये होता है सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए, इसके लिए रिवर्सिबल साइकिल। लेकिन अगर आप इरिवर्सिबल साइकिल लें तो क्या होगा? अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल साइकिल की। इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल क्या होगी? जिसमें कि आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही होगी, तो वो साइकिल जो होगी वो क्या होगी? इरिवर्सिबल साइकिल बन जाएगी। ओके, तो दो साइकिल कंसिडर करते हैं या दो इंजन कंसिडर करते हैं जिसमें कि एक रिवर्सिबल हो और दूसरा क्या हो? इरिवर्सिबल। एक रिवर्सिबल हो और दूसरा क्या हो? इरिवर्सिबल हो। देखिए ध्यान से, इसका टेम्परेचर T1, इसका भी टेम्परेचर मैंने T1 मान लिया। ये इंजन 1 है, ये इंजन 2 है। यहां से हीट सप्लाई हो रही है Q1, हीट रिजेक्ट हो रही है Q2, टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये रिवर्सिबल इंजन है और ये क्या है? इरिवर्सिबल इंजन। दोनों को इनपुट सेम दिया,
यहां से हीट Q1 सप्लाई करी, रिवर्सिबल, और यहां पर हीट सप्लाई करी, ये है इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है और ये क्या है, इरिवर्सिबल है। दोनों की हीट सेम है। देन जब हीट रिजेक्ट होगी, यहां से आपको वर्क आउटपुट मिलेगा और यहां से भी आपको वर्क आउटपुट मिलेगा। यहां पर जो वर्क आउटपुट मिलेगा ये रिवर्सिबल का वर्क आउटपुट है और ये इरिवर्सिबल का वर्क आउटपुट है। इरिवर्सिबल का जो वर्क आउटपुट होगा वो डेफिनेटली रिवर्सिबल के वर्क आउटपुट से क्या होगा, कम। यहां एक पॉइंट निकल कर आया, W इरिवर्सिबल क्या रहेगा, रिवर्सिबल से कम। ऐसा क्यों, आपको ये मालूम है कि ये रिवर्सिबल साइकिल है तो अच्छी परफेक्ट साइकिल होगी, सारी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगी, तो वर्क आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यहां पर जो Q है और T1 जो है आपने सेम ही सप्लाई किया। हीट रिजेक्शन की अगर हम बात करें, अगर ये वर्क कम है, इसका मतलब श्योर है कि हीट रिजेक्ट ज्यादा हुई होगी इस इंजन में। तो यहां से एक पॉइंट निकल कर आया कि जो Q है इरिवर्सिबल का, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। ठीक है, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। अब मैं साइक्लिक इंटीग्रेशन करूं इसका, रिवर्सिबल साइकिल का और इरिवर्सिबल साइकिल का। जब साइक्लिक इंटीग्रेशन करूंगा इरिवर्सिबल साइकिल का, तो मैं क्या लिखूंगा, Q1/T1 प्लस में माइनस Q2/T2। ठीक है, Q1/T1 इज इक्वल टू माइनस Q2/T2। इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब ये कौन सी प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के केस में ये क्या आएगा, देखिए Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। ये रिवर्सिबल का केस है। क्या है ये, रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल का केस क्या है, इरिवर्सिबल में देखिए Q1/T1 ये अगर रिवर्सिबल है, ठीक है, तो यही वैल्यू Q1/T1 इरिवर्सिबल के लिए भी वही है। किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए भी वही है। इरिवर्सिबल के लिए भी वही है, तो ये किसके बराबर होगा, Q2 रिवर्सिबल और T2 रिवर्सिबल। तो यहां पर हम रख सकते, यहां रख सकते Q2 रिवर्सिबल, ओके, Q2 रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय Q2 रिवर्सिबल माइनस Q2, इसकी बात करते हैं Q2 की। अब देखिए Q2 की वैल्यू इरिवर्सिबल वाली है, क्या है, क्योंकि ये हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं इरिवर्सिबल के लिए। ठीक है, Q2 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T2। अब आप इसको देखिए जरा ध्यान से, न्यूमरेटर को देखिए, ये वैल्यू उससे बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। जब माइनस होगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम, 0 से कम, नेगेटिव में चली जाएगी। इसका मतलब ये लेस देन क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से कंक्लूजन निकल कर आया, वो क्या आया कि अगर आप साइक्लिक इंटीग्रेशन dQ/T इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो ये सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए। और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होगा, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T लेस देन 0। ओके, लेस देन 0। फाइनली एक कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है कि अगर साइकिल रिवर्सिबल है तो साइक्लिक इंटीग्रेशन dQ/T इज इक्वल टू 0। cyclic integration of dQ/T is equals to 0 for a reversible cycle. For irreversible cycle, cyclic integration of dQ/T less than 0 होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो ओवरऑल फाइनली एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि अगर कोई इंजन वर्किंग कंडीशन में है, किस कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में है, तो उसके लिए क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T आइदर इक्वल्स टू 0 आएगा और लेस देन 0 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा अगर इंजन वर्किंग है। वर्किंग है मतलब अगर वो काम कर रहा है तो या तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रिवर्सिबल साइकिल हो रही होगी उसमें, रिवर्सिबल इंजन होगा, या तो फिर वो इरिवर्सिबल इंजन होगा। लेकिन अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T ग्रेटर देन 0 आ गया, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T ग्रेटर देन 0 आने का मतलब यह है कि वो इंजन बनाना असंभव है, इम्पॉसिबल साइकिल है। तो एग्जाम में आपको कुछ डेटा दे दिया जाता है और बताइए कि क्या ये पॉसिबल इंजन है, ये इंजन बन सकता है क्या।
अगर dq बाई टी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी लेस देन 0 आ गया या इक्वल्स टू 0 आ गया तो वो इंजन पॉसिबल है, वो काम कर सकता है। लेकिन अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो इंजन बनना इम्पॉसिबल है, असंभव है, उस इंजन को हम नहीं बना सकते। ठीक है, इन्वेंटर कैसा भी क्लेम करे कि मेरा इंजन ऐसा ऐसा काम कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंजन वर्क नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली अगर कोई इंजन वर्क कर रहा है तो उसके लिए इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।